नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता जैन, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध के अर्थ, उसकी प्रकृति, परिभाषा, उसके उद्भव के कारणों का अध्ययन किया था और उसी कड़ी में इस वीडियो में हम शीत युद्ध संबंधी कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे ताकि हम यह जान पाएंगे कि शीत युद्ध वास्तव में क्या था। जो दो शक्तियां थी, अमेरिका और महाद्वीप, उनके बीच में किस तरह की जो अविश्वास और जो हिंसा संबंधी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई। शीत युद्ध के काल को विभिन्न चरणों में हम बांट सकते हैं और प्रथम चरण में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वो 1946 से लेकर के 1953 तक के काल तक हम उसको ले जाते हैं। 1953 का काल वो समय था जब सोवियत संघ के साम्यवादी नेता स्टालिन की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही शीत युद्ध का एक चरण समाप्त हो जाता है। जो शीत युद्ध का आगाज करने वाली जो पहली घटना थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के फुलटन भाषण को हम देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण में इस बात के लिए सोवियत संघ को ललकारा था कि उसका जो साम्यवादी प्रसार है वो ईसाई जगत के लिए खतरा है, यूरोप के लिए खतरा है और किसी भी प्रकार के जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं साम्यवादी के रूप में, यदि उनका विस्तार होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन का ये साझा दायित्व है कि वो उस प्रकार के अधिनायकवाद के प्रसार को रोकें। तो यह जो फुलटन भाषण था चर्चिल का, यह शीत युद्ध के एक प्रकार के प्रारंभ का सूचक है। 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक अधिघोषणा करी जिसको ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं और ट्रूमैन ने ये कहा कि दुनिया में कहीं भी शांति भंग वाली यदि कोई कार्यवाही होगी तो उसे अमेरिका अपने लिए खतरा समझेगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि सोवियत संघ कहीं भी किसी प्रकार की कोई आक्रामक कार्यवाही करता है दुनिया में तो वो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा मानकर अमेरिका उस आक्रामक कार्यवाही का प्रत्युत्तर देगा। इस प्रकार से यह एक प्रकार से दुनिया का विभाजन पूरी तरह से हो गया कि सोवियत संघ के किसी भी प्रकार के दुनिया में किसी भी स्थान पर आक्रमण को अमेरिका अपने ऊपर खतरा समझेगा। इस ट्रूमैन सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया मार्शल योजना के अंतर्गत और यह जो मार्शल योजना थी, इस मार्शल योजना में अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और यूरोप को आर्थिक सहायता, यानी कि पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान करके उसका पुनर्निर्माण करना, यह एक मार्शल योजना थी। और यह वैसे देखा जाए तो उस समय की राजनीति की एक बड़ी दिलचस्प घटना थी जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बात के लिए खुली आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं कि उन देशों के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका स्वयं अपना दायित्व समझेगा। अगली जो शीत युद्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई वो नेटो के गठन के रूप में हुई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इस सैनिक गठबंधन का उदय हुआ जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन सहित प्रारंभ में 10 देश थे, फिर इनकी संख्या बढ़ती चली गई और यह जो नाटो का जो संगठन था इसमें सम्मिलित जितने भी देश थे उन देशों में से किसी भी देश पर यदि कोई आक्रमण होता है, कोई बाहरी आक्रमण जिसका अर्थ सोवियत संघ और उसके गुट के सदस्यों के आक्रमण से ही लिया गया, तो वो उस गुट के सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाएगा। इस तरह से एक सैनिक विभाजन का युग शीत युद्ध में नेटो की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो गया। 1949 1 अक्टूबर 1949 में ही चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई। चीन एक विशाल देश, सोवियत संघ के बाद जनसंख्या और क्षेत्रफल में एक बहुत बड़ा देश,
तो साम्यवादी क्रांति होने के साथ ही रूस को एक बहुत बड़ा हितैषी मित्र मिल गया और रूस ने चीन की साम्यवादी क्रांति को लाने में एक बहुत बड़े सहयोगी की भूमिका अदा की थी। तो चीन में जब साम्यवाद का उदय हो गया तो निश्चित रूप से अमेरिका ने इसे अपने लिए खतरा समझा, क्योंकि साम्यवाद के विस्तार का ये एक बहुत बड़ा कदम था। बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मनी का उदय ये शीत युद्ध की बहुत ही एक ज्वलंत समस्या के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था और जर्मनी का ये जो विभाजन हुआ था उसमें जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये जो विजित देश थे, इन्होंने 4 भागों में जर्मनी को बांट करके अपना अपना हिस्सा ले लिया। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने हिस्से के जर्मनी को मिलाकर के पश्चिमी जर्मनी का एक संघीय जर्मन गणराज्य बनाया और जो सोवियत संघ है उसने अपने हिस्से के जर्मनी में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया। तो ये जो 2 जर्मनी का उदय है ये मुख्यतः अमेरिका और सोवियत संघ की शीत युद्ध की राजनीति का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप ही बर्लिन की घेराबंदी भी कर दी गई। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी, किंतु यह बर्लिन का जो क्षेत्र था वो पूर्वी जर्मनी में था जो कि सोवियत संघ के अधीन था। सोवियत संघ ने बर्लिन जो कि 2 भागों में विभाजित हो चुका था, पश्चिम बर्लिन पर अमेरिका और उसके मित्र देशों का आधिपत्य था और पूर्वी बर्लिन पर साम्यवादी रूस का आधिपत्य था। रूस ने पश्चिमी बर्लिन के चारों तरफ उसकी नाकेबंदी कर ली, उसकी घेराबंदी कर ली और इस घेराबंदी को अमेरिका के खिलाफ एक सीधी चुनौती माना गया और अमेरिका ने तब ये कहा जाता है कि हवाई जहाज के माध्यम से बर्लिन की जनता को जिन जिन भी जीवन सामग्री की आवश्यकता थी, खाद्य सामग्री की, दवाइयों की, जो भी आवश्यकताएं थी, उनको लगभग 1 साल तक लगातार एयरलिफ्ट के द्वारा, एयर हेल्प के द्वारा जो है वो पैकेट्स आसमान से गिराए गए और बर्लिन की घेराबंदी को नाकाम कर दिया। किंतु यह जो रूस के द्वारा उठाया गया कदम था बर्लिन की घेराबंदी का, यह एक बहुत बड़ा एक शत्रुतापूर्ण कार्य पश्चिमी अमेरिकी और उसके मित्र देशों के द्वारा माना गया था। इसी प्रकार से अमेरिका और जापान की शांति संधि 1951 में हुई और इस शांति संधि को भी रूस ने अपने खिलाफ माना, क्योंकि उससे यह तय हो गया कि अब अमेरिका जो है वो जापान को अपने पक्ष में ले लेगा और सोवियत संघ जो है उसको इस शांति संधि से दूर रखा गया था। कोरिया संकट शीत युद्ध के काल की एक बहुत प्रमुख घटना माना जाता है। शीत युद्ध का जो अमेरिका और रूस के बीच में जो झगड़ा था वो कोरिया तक पहुंचा और कोरिया भी 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी कोरिया को साम्यवादी चीनी और रूसी सरकार से सहायता मिल रही थी और दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका और उसके मित्र देशों का वरद हस्त था। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, रूस की सहायता उसको मिल रही थी और उसके परिणाम स्वरूप यह जो मामला था ये संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया और वहां पर उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित किया गया और इस तरह से 1953 में ये जो युद्ध है ये समाप्त हुआ। तो कोरिया का ये जो संकट है, ये संकट भी शीत युद्ध की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से प्रथम चरण में उन घटनाओं को लिया गया जिनसे कि शीत युद्ध बहुत ही तेजी के साथ प्रारंभ हो गया। जो शीत युद्ध का दूसरा चरण है वो 1953 से 1958 तक माना जाता है और इस दूसरे चरण में बहुत सी नई समस्याएं जो हैं वो प्रारंभ हुई। रूस के द्वारा
अमेरिकी परमाणु परीक्षण के जवाब में रूस ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम चलाया और 1953 में उसने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। हिंद चीन का जो एरिया है, जो कि लाओस, कंपूचिया या जिसको कंबोडिया कहते हैं, और वियतनाम का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र है, यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। यह क्षेत्र फ्रांस के अधीन था और जब फ्रांस के साम्राज्यवादी शक्ति से ये मुक्त हुआ तो इस मुक्त क्षेत्र में यह एक समझौता हुआ था कि लाओस और कंबोडिया को जो है वो स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया जाएगा और जो वियतनाम है उस पर, उत्तरी वियतनाम पर साम्यवादी रूस का प्रभाव क्षेत्र और दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। किंतु शीघ्र ही ऐसा हुआ कि लाओस और कंबोडिया में जो है वो साम्यवादी सहायता से उन देशों की स्वतंत्रता को नष्ट किया गया और वहां पर छापामार युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको अमेरिका ने सीधे सीधे अपने प्रभाव क्षेत्र पर हमला समझा और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद चीन एक बहुत लंबे समय तक संकट का जो है वो एक क्षेत्र बना रहा। उत्तरी वियतनाम को हराने के लिए अमेरिका सीधा सीधा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उसे इस क्षेत्र में सैनिक हस्तक्षेप के साथ उतरना पड़ा और यह एक ऐसी समस्या थी जिसमें अमेरिका को हर बार मुंह की खानी पड़ी और अंततः उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ा वियतनाम से। तो यह जो हिंद चीन की समस्या है ये मुख्यतः दो वियतनाम की समस्या नहीं होकर के अमेरिका और रूस के आपसी प्रभाव क्षेत्र को कम करने की एक समस्या के रूप में देख सकते हैं। 1954 में सीटो की और 1955 में सेंटो की स्थापना हुई। नेटो की तरह ही ये सैनिक सहयोग संगठन थे। जो सीटो है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलाकर के एक ये संगठन बना था और अमेरिका के प्रभाव का ये संगठन था जैसा नेटो था। और सेंटो जो है वो सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो मध्य एशिया या पश्चिम एशिया के जो देश थे, इराक, ईरान, ये जो सऊदी अरब, ये इन देशों को मिला करके इसकी स्थापना हुई थी और यह माना गया कि इस प्रकार से अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेगा। नाटो, सीटो, सेंटो, इनकी स्थापना के जवाब में वार्सा पैक्ट का गठन रूस के द्वारा किया गया, जिसमें उसके सहयोगी जो 10 पूर्वी एशियाई देश थे वो इसके सदस्य बने। इसके जवाब में जो आगे अमेरिका का जो उत्तर था, प्रत्युत्तर था, उसने आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा करी 1957 में और इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका ने ये घोषित किया कि पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्यवाही को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा और पश्चिम एशिया की शांति के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ ये है कि रूस वहां पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वो एक तेल का एक समृद्ध इलाका है जिसको ब्लैक जो है वो गोल्ड कहते हैं और इस पर आधिपत्य करना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी भी था। रूस भी इस क्षेत्र को किसी तरह से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और इस तरह से ये जो पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वो एक लंबे समय तक दोनों महाशक्तियों के शीत युद्ध का जो है वो एक रंगमंच बना रहा। और इस पश्चिम एशिया में ही अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल को उसने सहायता दी और ताकत से और जोर जबरदस्ती से 1948 में एक स्वतंत्र इजराइल देश की स्थापना अमेरिका करवा लेता है और इजराइल के प्रभाव को, उसके सैनिक महत्व को अमेरिकी सहायता से बढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ ने इसको अमेरिकी साम्राज्यवाद की संज्ञा दी और सोवियत संघ ने इजराइल के दुश्मन देश जो कि मिस्र, लीबिया, सीरिया, इन देशों में उसने मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ाना शुरू किया। मुस्लिम जो है वो संघर्ष को उसने उत्पन्न किया।
तो इस प्रकार से जो अरब इजराइल संघर्ष है वो शुरू हो गया और मुस्लिम छापामारों ने एक लंबे युद्ध का आगाज इस क्षेत्र में भी हो गया। इसी प्रकार से 1956 में एक घटना घटी, स्वेज नहर का संकट, जिसमें मिस्र के जो राष्ट्रपति जो नासिर थे, उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस राष्ट्रीयकरण को अमेरिका ने यद्यपि इसमें भाग नहीं लिया, किंतु ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों ने ही इस राष्ट्रीयकरण के विरोध में मिस्र पर आक्रमण किया और उसको एक तानाशाही कार्यवाही को घोषित किया। किंतु स्वेज का जो संकट है ये जब यूनाइटेड नेशंस में गया और वहां पर यह कहा गया कि ये एक मिस्र का ये आंतरिक मामला है, किंतु पश्चिमी दुनिया का इस प्रकार से इसमें सम्मिलित होना स्वेज संकट को बढ़ाने वाला था। इसी प्रकार से 1956 में ही हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है और जो इस बात का सबूत था कि सोवियत संघ जो है वो भी अन्य देशों की आंतरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह से ये जो अमेरिका और रूस को जब जब भी मौका मिला तब तक भी वो अन्य देशों में जहां भी उनको आंतरिक रूप से उनकी स्वतंत्रता का उन्होंने हनन करने से भी वो बाज नहीं आए। अगली घटना है कि जब रूस और अमेरिका दोनों ही हाइड्रोजन बम का निर्माण करके एक बैलेंस ऑफ टेरर स्थापित करते हैं और इन दोनों को ही अब समान रूप से परमाणु शक्ति संपन्न शक्तियां जो है वो मान लिया जाता है। इसी तरह से फारस जो जिसको कि ईरान कहते हैं, ईरान का जो तेल विवाद है वो भी एक बड़ा संकट बना और ईरान और इराक जो है उन दोनों के जो है वो तेल का विवाद, लेबनान में जबरदस्ती अमेरिकी फौजों की उपस्थिति और इराक की क्रांति, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने कि शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध का जो तीसरा चरण प्रारंभ होता है वो उस आकांक्षा के साथ प्रारंभ होता है कि इस प्रकार की दुश्मनी को समाप्त किया जाना चाहिए और उसके लिए एक राजनयिक और कूटनीतिक जो पहल है वो दोनों ही देशों के द्वारा की जानी चाहिए। और ये तब प्रारंभ होती है जब सोवियत संघ के जो नेता हैं क्रुश्चेव, वो अमेरिका की अपनी यात्रा पर जाते हैं 1959 में और वहां जाकर के अमेरिका में सद्भावनापूर्ण वातावरण में बातचीत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ और कैंप डेविड नामक स्थान में उनमें अनेक मामलों में समझौते होते हैं। तो यह जो एक सहयोग की भावना का निर्माण 1959 में हुआ था, इसको कैंप डेविड जो है वो स्पिरिट का नाम दिया गया और इससे यह माना गया कि एक प्रकार से संबंधों में जो जमाव है उसके स्थान पर एक तनाव शिथिलता का दौर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ हो गया। किंतु यह जो क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा थी, यह बहुत लंबे समय तक ये संबंधों की गर्माहट जो है वो नहीं रह पाई और उसी समय अमेरिका का एक खोजी विमान जो जासूसी विमान है वो सोवियत संघ की सीमा में बहुत भीतर तक चला गया और वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया। सोवियत संघ ने उसको एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना और जो कैंप डेविड भावना है वो शीघ्र ही विलुप्त हो गई और फिर से दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध जो है वो फिर चरम सीमा तक पहुंच गया। क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा में यह तय हुआ था कि एक शीघ्र ही यूरोप के शांति के लिए एक पेरिस शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा और पेरिस में जब यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो U-2 विमान कांड के कारण क्रुश्चेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने किसी भी बातचीत करने से भी इनकार की। इस तरह से पेरिस का जो शिखर सम्मेलन है वो बिना किसी बातचीत। क्यूबा का संकट 1962 में एक बड़ी महत्वपूर्ण और शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष की एक घटना कहा जा सकता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित जो क्यूबा नामक जो एक द्वीप है, एक देश है,
वहां पर 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्ट्रो जो है वो एक तानाशाह थे और वो पदस्थापित हुए। और फिदेल कास्ट्रो साम्यवाद के प्रभाव में थे और इस तरह से उन्होंने रूस की बहुत सी सैनिक और आर्थिक सहायता लेकर के और क्यूबा में रूस के प्रभाव को बढ़ाया था। 1962 में रूस ने वहां पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए और इसके जवाब में अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी, क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि यदि क्यूबा में सोवियत संघ अपने सैनिक अड्डे स्थापित करता है तो वो पूरी अमेरिकी क्षेत्र के लिए ही शांति भंग करने वाले साबित होंगे। तो क्यूबा की नाकेबंदी की गई, जिसके जवाब में सोवियत संघ को अपने जो सैनिक अड्डे हैं वहां से हटाने पड़े। इस तरह से क्यूबा का संकट जो है वो शीत युद्ध के तीसरे चरण के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद और इस क्यूबा संकट में ऐसी स्थिति आ गई थी कि किसी भी समय तीसरा महायुद्ध छिड़ सकता है। किंतु तीसरा महायुद्ध प्रारंभ हो इससे पूर्व ही दोनों महाशक्तियों ने संभल करके और बहुत ही समझदारी के साथ आगे की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में शीत युद्ध का चौथा चरण प्रारंभ होता है, जिसको कि तनाव शैथिल्य का काल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में अनेक ऐसी घटनाएं हुई, अनेक ऐसे प्रयास किए गए कि शीत युद्ध में शिथिलीकरण आ जाए। तो हम कुछ घटनाएं पहले जिनका उल्लेख करेंगे वो तनाव शैथिल्य संबंधी घटनाएं हैं और कुछ घटनाएं तनाव बढ़ाने वाली भी हुई। तनाव को कम करने वाली जो घटनाएं हैं उनमें पहला कि क्यूबा संकट के अगले ही वर्ष परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो की गई। सॉल्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर किए गए और जिसमें ये तय किया गया कि कुछ निश्चित प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार से 1963 में अमेरिका और रूस के बीच में एक सीधी टेलीफोन लाइन बिछाई गई, जिसको कि हॉटलाइन कहा गया। और यह जो हॉटलाइन समझौता है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के गलतफहमी से बचने के लिए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति सीधा सीधा एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये सीधी टेलीफोन लाइन हॉटलाइन जो है, इसको एक गलतफहमी को दूर करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रारंभ किया गया था। 1968 में परमाणु अस्त्र प्रसार जो है वो रोक संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात एक निश्चित प्रकार के परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोका जाएगा और उन्हें अन्य देशों में जाने से भी रोका जाएगा। इस प्रकार से ये जो परमाणु हथियार और शस्त्र परिसीमन के बारे में जो एक समझ बनी दोनों पक्षों के बीच में, यह समझ बहुत महत्वपूर्ण समझ थी। और इस संधि के अनुसार वे अन्य देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। 1970 में मॉस्को बोन समझौता और पश्चिमी जर्मनी और रूस के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत दोनों में यह तय किया गया कि वे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। 1971 में इसी समझौते के परिणाम स्वरूप बर्लिन समझौता हुआ और बर्लिन समझौते में यह तय किया गया कि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, इन दोनों में आवाजाही फिर से प्रारंभ होगी और दोनों में संचार संबंध स्थापित किए जाएंगे। और इस तरह से बर्लिन की समस्या को और बर्लिन के तनाव को काफी हद तक कम किया गया। दो जर्मन राज्यों का जो एक सिद्धांत है 1972 में इसको स्वीकार किया गया। इसका अर्थ ये है कि अब अमेरिका और रूस दोनों ने ही मान लिया था कि दो जर्मनी के अस्तित्व को हम दोनों ही एक दूसरे के जो है वो मान्यता के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों जर्मनी के प्रवेश को संभव बनाएंगे। और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में 1973 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों को ही यूनाइटेड नेशंस का मेंबर स्टेट बना दिया गया।
इसी का परिणाम जो है वो आगे यह संभव हुआ कि यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी में बुलाया गया 1973 में। और अब इस बात के प्रयास किए गए कि पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के बीच की जो दूरियां हैं उनको कम किया जाए और यूरोपीय महाद्वीप के सभी देशों के बीच में आपस में एक सहयोग की भावना जो है वो प्रारंभ होनी चाहिए। क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जनरल डी गॉल और जर्मनी के जो नेता थे विली ब्रांट, उन दोनों का ही ये मानना था कि यूरोपीय सहयोग और आपसी संपर्क को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से यह चौथा जो चरण है वो शीत युद्ध के शिथिलीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण के रूप में जाना जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि इस काल में तनाव बढ़ाने वाली कोई घटनाएं नहीं हुई थी। साथ साथ में कुछ घटनाएं थी जो कि पहले से ही चली आ रही थी। हिंद चीन की समस्या जो कि तीसरे चरण में प्रारंभ हो गई थी, चौथे चरण में उसमें फिर से बढ़ोतरी हुई क्योंकि अमेरिका के वियतनाम के जो युद्ध में आने के साथ ही ये जो है वो संघर्ष फिर भड़क गया था। इसी तरह से 1965 में और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दो युद्ध हुए। भारत ने इस समय सोवियत संघ से सहायता के लिए बात करी 1971 के युद्ध में, और तब भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई और उधर पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। तो इस तरह से ये जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है यह भी महाशक्तियों के शीत युद्ध का एक प्रमुख जो है वो स्थल बन चुका था। पश्चिम एशिया का क्षेत्र भी इसी प्रकार की एक लंबी लड़ाई में फंस चुका था और अरब और जो इजराइल का जो संकट है वो अगले दशक में भी चलता रहा। इसी प्रकार से हिंद महासागर भी दोनों महाशक्तियों के संघर्ष का एक केंद्र बन गया। हिंद महासागर में जिसको जहां जगह मिली वहां पर उन्होंने अपने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। अमेरिका ने फिलीपींस में और अन्य द्वीपों में अपने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए और यही कार्य सोवियत संघ ने भी किया था। इसी तरह से अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो भी महाशक्तियों के टकराव से मुक्त नहीं रह सका। जो इथोपिया, सोमालिया इत्यादि ये जो पश्चिम अफ्रीकी देश हैं वहां पर सोवियत संघ ने अपने प्रभाव को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया था और अनेक अफ्रीकी देश जो अपने पुराने औपनिवेशिक जो शक्तियां थी उनसे मुक्त हो गए थे। तो अब रूस और अमेरिका दोनों चाहते थे कि अफ्रीकी क्षेत्र में वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ा लें। इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी रूस और अमेरिका को जगह मिली वहां वहां उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस तरह से 1979 में शीत युद्ध का जो पहला दौर है, क्योंकि दो प्रकार के शीत युद्ध माने जाते हैं और 1980 में हम देखते हैं कि फिर एक नया शीत युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था और 1989 तक तनाव शिथिलीकरण का एक शीत युद्ध का पहला दौर जो है वो समाप्त होता है। इस शीत युद्ध के जो अनेक प्रभावों की हम बात करें तो पहला प्रभाव यह रहा कि इस पूरे कालखंड में पूरी दुनिया में एक प्रकार के भय और संदेह का वातावरण बना रहा। किसी को भी ऐसा भरोसा नहीं था कि एक शांति के माहौल में हम रह रहे हैं। सब ये जानते थे कि कभी भी किसी भी समय युद्ध हो सकता है। शस्त्रों की होड़ इस पूरे कालखंड में जारी रही। यद्यपि सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 और एनपीटी जैसी अनेक संधियां हुई, किंतु इन संधियों के बहुत अधिक सफलता जो है वो नहीं मिली और विभिन्न जो क्षेत्र थे वो संघर्ष के क्षेत्र बने हुए थे। उनमें जो शस्त्रों की खरीद का जो है वो
खरीद फरोख्त का जो कार्य है वो चलता रहा। सैनिक और प्रादेशिक संगठनों का गठन शीत युद्ध के काल में होता है और अलग अलग क्षेत्रों के राष्ट्रों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि जो जो नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने अपने को ठगा सा महसूस किया और अपनी एक सामूहिक शक्ति के बल पर एक तीसरे ब्लॉक का निर्माण किया, जिसको कि नॉन अलाइंड कंट्रीज या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। और इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में एक तीसरे शक्ति केंद्र के निर्माण का प्रयास किया। यह शीत युद्ध के काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। इसी प्रकार से शीत युद्ध का एक बहुत जो है वो दुखद जो परिणाम रहा वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमूल्यन। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रतिष्ठा थी, जो गरिमा थी, उसको दोनों ही महाशक्तियों ने अपने राजनीति के कारण, अपनी कूटनीति के कारण उस गरिमा को समाप्त किया। इनको बार बार वीटो का प्रयोग करके उसके शांति स्थापना में बाधा डालने का प्रयास किया और नए राज्यों को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश नहीं लेने दिया। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही जो है वो बार बार इन देशों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण ठप होती चली गई और अनेक देशों में और अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता, चाहे हम हिंद चीन के क्षेत्र की बात करें, चाहे पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे दक्षिण एशिया की बात करें, दुनिया में हर जगह एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता रहा। छापामार युद्धों की एक नई प्रणाली प्रारंभ हुई। नए नए आतंकवादी जो गुट हैं उनको महाशक्तियों ने प्रश्रय दिया ताकि उनके प्रभाव के पीछे महाशक्तियां अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें। तो शीत युद्ध का यह जो काल था, इसमें हम यह देख सकते हैं कि यद्यपि दोनों देश कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं आए, किंतु फिर भी इन्होंने अपने शक्ति और अपने सत्ता के संघर्ष को जारी रखा और अपनी कठपुतली सरकारों के माध्यम से उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा। और इसी का परिणाम था कि एक लंबे समय में सैनिक तत्व की दुनिया की राजनीति में प्रधानता रही और युद्ध जैसी स्थितियां बनती रही। धन्यवाद।